हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। प्रिय मित्रों, आज हमारे संस्थान के पेड कोर्स का ये पहला वीडियो है और मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन ये है कि कृपया इस वीडियो को देखते समय पूर्ण रूप से या हम कहें कि पूर्ण मनोयोग के साथ अपने आप को इस वीडियो पर ही केंद्रित रखें, क्योंकि आपने इस वीडियो के लिए कुछ पैसे पेड किए हैं। क्योंकि आपने कुछ पैसा पे किया है, इसलिए ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं। और यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ध्यान होना बहुत आवश्यक है। जब किसी विषय वस्तु को आप संपूर्ण ध्यान मनोयोग के साथ देखते हैं तो निश्चित रूप से उसकी एक छाप आपके मनस पटल पर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए लाभदायक होता है। आप लोगों ने विश्वास किया संस्थान के ऊपर, हमारे ऊपर, कि जिस कोर्स के लिए या जिस प्रैक्टिस सेट के लिए आप पैसा पेड कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक होगा। इसके लिए आप सबका दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पहला प्रयास है, मैं ये प्रयास करूंगा कि जितना आप लोगों से मैंने वादा किया है उस वादे से कहीं अधिक मैं आपको दे करके जाऊं और वह आपकी परीक्षा के लिए सार्थक हो। विश्वास रखिएगा कि किसी भी परिस्थिति में आपने जो एक छोटा सा अमाउंट हमें दिया है उसका मैं दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। जितने विश्वास के साथ आपने वो अमाउंट हमें डिलीवर्ड किया है उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी हम आपके लिए सिद्ध होंगे। मैं बताना चाहूँगा कि सीटेट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी इतना समय है कि सीटेट को कंप्लीट किया जाता है, उसके कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी इमारत को बनाया जाए, किसी भी दिशा में आगे बढ़ा जाए, कहीं किसी संदर्भ में भी कार्य किया जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उसके बेस को समझें, उसके आधार को समझें, विषय वस्तु को समझें कि वह वास्तव में है क्या, किस लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। और जब तक हम किसी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं तो उसके संदर्भ में एक सार्थक परिणाम की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। प्रयास ये है कि आज सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि वास्तव में जिस सीटेट की हम बात कर रहे हैं वो सीटेट वास्तव में है क्या, उसकी विषय वस्तु क्या है और उस सीटेट वाले एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे आने वाले शिक्षक भर्ती में हम लोगों के लिए रास्ते आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस सीटेट की बात हम लोग कर रहे हैं, सीटेट, इसको वास्तव में कहा जाता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय। ये सब आप जानते हैं क्योंकि एक शिक्षक जो है उसका कार्य शून्य से आरंभ होता है। राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि जिस परीक्षा के लिए आपने पैसा हमें दिया है उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। और जब हम सीटेट की बात करते हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सीटेट जो दो तरह से होता है। सीटेट के जो एग्जाम है वो मैं कह लूं कि दो लेवल के होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक क्या, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। कौन सा लेवल, प्राइमरी लेवल। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, अपर प्राइमरी लेवल। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक स्तर के लिए एक होता है और दूसरा आपका होता है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। तो ध्यान दीजिए, जो प्राथमिक स्तर के लिए होता है वो 1 से 5 के लिए वैलिड होता है और जो उच्च प्राथमिक के लिए होता है वो 6 to 8 के लिए वैलिड होता है। मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसे हम बेहतर ढंग से समझ रहे हों। ध्यान दीजिए, एक प्राइमरी 1 to 5 होगा, दूसरा आपका अपर प्राइमरी बोलेंगे जो कि 6 to 8 होगा। जनरली अभी जिस पर लोग फोकस कर रहे हैं 1 to 5 पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये देखा जाता है इसके स्कोप ज़्यादा है। मैं बता दूं क्योंकि क्या लिखा गया है, चाहे राष्ट्रीय लिखें इसको और चाहे केंद्रीय लिखें, दोनों लिख सकते हैं। इसको आप केंद्रीय पात्रता परीक्षा भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो CBSE हेल्ड करता है, यानी कि केंद्र स्तर से कह लें या कह लेंगे राष्ट्रीय स्तर पर ये अध्यापकों की पात्रता परीक्षा है। इसको समझिए, ये केवल आपकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है, ना कि आपको कोई सर्टिफिकेट देता है कि आप टीचर बन जाएंगे। जब इस सीटेट की बात करते हैं
तो प्रश्न ये उठता है ये कहाँ के लिए वैलिड होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट विल बी वैलिड फॉर ऑल स्टेट्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ऑल स्टेट यानी कि अपने इंडिया के अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं और उन सभी स्टेट में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उन सभी के लिए सीटेट वैलिड होगा। सपोज दैट कि आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं? यूपी टेट की तैयारी करते हैं, पर किसी कारणवश आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और ऐसी दशा में आपने पहले से क्या कर रखा है? सीटेट को आपने क्वालिफाई कर रखा है। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, यूपी टेट आप क्वालिफाई नहीं हुए लेकिन इस सीटेट को आप यूपी टेट के रूप में अपने स्टेट में प्रेजेंट कर सकते हैं आप। इसका मतलब कि जो एग्जाम हम यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे थे उस यूपी टेट को नहीं क्वालिफाई कर पाए, अगर हमने सीटेट को क्वालिफाई किया है तो उस यूपी टेट के स्थान पे कौन काम करेगा? सीटेट काम करेगा। मान लीजिए कि आपने बिहार टेट की तैयारी की, क्या किया? आपने बिहार टेट की तैयारी की और आप सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, बिहार टेट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये सीटेट बिहार के लिए वैलिड होगा। राजस्थान के लिए करेंगे तो वो आपका जो सीटेट हो राजस्थान के लिए वैलिड होगा। आप किसी भी स्टेट की टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करते हैं, उस स्टेट को नहीं क्वालिफाई कर पाते लेकिन आपने सीटेट को क्वालिफाई किया है तो आपके लिए क्या होगा? वैलिड होगा। आई होप कि इतना आप समझ चुके होंगे। मैं यहाँ से आगे चलता हूँ कि वास्तव में सीटेट है क्या। अब इसको समझिए कि जिस सीटेट की हम लोग बात कर रहे थे उस सीटेट में हमने कहा कि दो लेवल हैं, एक को प्राइमरी कहते हैं और दूसरे को अपर प्राइमरी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइमरी लेवल के विषय में, या हम कह लें कि प्राइमरी सीटेट। प्राइमरी सीटेट में कुल मिलाकर बेटा 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई पूछे कि सर ये बताइए कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है सीटेट के लिए, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सीटेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, तो जो पूर्णांक है उसका 60%, पूर्णांक का 60% यानी कि 90 मार्क्स। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पूर्णांक का 60% यानी कि 90 मार्क्स गेन करना कंपलसरी है। जब आप 90 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप कहां कहां के लिए वैलिड हो जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टेट, यानी कि जो आपका राज्य है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय। तीसरा आपका केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय। इसके अतिरिक्त DSSB, ऐसे तो इतने सारे एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप क्या हो जाते हैं? वैलिड हो जाते हैं सीटेट को क्रैक करने के बाद। यहाँ एक चीज और समझिए, मैंने कहा कि 90 मार्क्स पाना कंपलसरी होता है। अब कुछ लोगों के लिए मन में आ रहा होगा कि सर इसमें रिजर्व कैटेगरी भी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट में कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं होती है। सपोज कीजिए कि आप क्या हैं? आप यूपी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। और यूपी में जो ओबीसी हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा क्या है? वो 82 मार्क्स पाते हैं तो क्वालिफाइड माने जाते हैं, ठीक। बट आपने एग्जाम दिया किसका? सीटेट का। और सीटेट के एग्जाम में मैंने कहा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 90। इसको आप ये मानिए कि आपको कितने मिले? सीटेट में 85 मिले। तो 85 आपको सीटेट में मिले तो आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं, ध्यान दीजिए, तब आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं। लेकिन इसी 85 प्राप्तांक को यदि आप यूपी के संदर्भ में यूज करना चाहते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि इसको जब आप यूपी टेट के स्थान पर प्रयोग में लेकर आएंगे तो यह आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स का काम करेगा, ठीक है। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप ये चाहते हैं कि आप एनबीएस, केबीएस, DSSB और या जो सेंट्रल के टीचर्स एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें तो बेटा उसके लिए आपको 90 मार्क्स गेन करना सीटेट में कंपलसरी है। आप चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये कोई मामला नहीं होता, क्योंकि सीटेट में कोई रिजर्वेशन नहीं चलता है। रिजर्वेशन चलता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट में चलता है, ठीक। तो ये आप समझ चुके होंगे कि 150 का पूर्णांक है जिसमें से आपको 90 मार्क्स 90 चाहिए क्वालिफाई के लिए, ठीक। जिस प्राइमरी सीटेट की बात करते हैं बेटा देखिए उसमें 5 सेक्शन होते हैं। कितने? 5 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो होता है वो आपका सीडीपी होता है। क्या होता है? सीडीपी। सीडी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको आप बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो पहला तो ये कि सीडीपी से आपके कितने 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपकी L1, बेटा L1 का मतलब लैंग्वेज 1, ठीक है।
L1 का मतलब लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? लैंग्वेज 1 में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसको हम L2 कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज 2, भाषा द्वितीय। इसमें भी कितने क्वेश्चन आपके आएंगे? 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें आप क्या जोड़ते हैं? मैथ्स को जोड़ते हैं, यानी कि गणित। उस गणित में भी आप क्या देखेंगे कि बेटा उसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चंस। इसके जो फिफ्थ पार्ट होगा उसको हम लोग EVS कहते हैं। क्या कहते हैं? EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन। और इस EVS में भी कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन। ये 150 मार्क्स जो है उन सबका क्लासिफिकेशन है। अब मैं आपको फोकस करना चाहता हूं कि जिस सीटेट एग्जाम की हम बात करते हैं ना, ये जो CDP की बात करें, ये उसकी बैकबोन है। क्या है? ये उसकी बैकबोन है। बिना आप CDP को समझे, बिना पेडागोजी को समझे, आप एग्जाम सीटेट का क्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं आगे अभी चर्चा करूंगा कि कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एक बार ये क्लियर कर दूं तो देखिए जो CDP है उस बैकबोन है किसकी? अपने सीटेट एग्जाम की। अब बात करेंगे L1। सपोज दैट यू हैव टू चूज द हिंदी लैंग्वेज एज अ L1, यानी कि आपने हिंदी को भाषा प्रथम के रूप में चुना है। तो आप देखेंगे कि हिंदी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 क्वेश्चन। वो 30 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। कौन से? 15 स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। क्या होंगे? पैराग्राफ रिलेटेड होंगे। और लास्ट के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी डिपेंड होंगे। ये आप समझिएगा, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत मस्ट है इसको समझना। जैसे आप या कोई भी जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वहां जाने से पहले उसके पास अपने हथियार तो होते हैं, लेकिन उनका ट्रायल करता है, उनको समझना चाहता है कि वास्तव में मैं इसको चलाने में सक्षम हूं अथवा नहीं हूं। आप जब अपने प्रतिस्पर्धा या अपने विरोधी के सामने जाते हैं तो अपनी मजबूती से ज्यादा उसकी कमियों को समझना चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि उसकी कमियों पर यदि हम अटैक करेंगे तो उससे डिफीट करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए ये समझिए कि जो L1 में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से होंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से होंगे। फिर समझिए जो 15 क्वेश्चन पैराग्राफ से स्टैंजा से आपको आएंगे उसमें 2 तरह के स्टैंजा होंगे। कितने तरह के? 2 तरह के स्टैंजा होंगे। क्या? एक तो आपका प्रोज से होगा और दूसरा आपका पोएट्री से। यहां प्रोज का मतलब गद्य खंड कह रहा हूं मैं, और पोएट्री का मतलब पद्य खंड। समझिए 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के दिए जाएंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, एक कहानी मिलेगा, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी। तो जो पैराग्राफ से दिए जाएंगे उसमें प्रोज पोएट्री दोनों होगा। प्रोज का मतलब कि गद्य खंड दिया जाएगा और पोएट्री का मतलब पद्य खंड दिया जाएगा। जब गद्य खंड दिया जाएगा बेटा तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा और क्लियर करने के लिए, जैसे ये तो कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो जाए आपका कि हाँ सीटेट क्या है, कैसे लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। जिस प्रोज की बात कर रहे हैं इसी प्रोज पे डिपेंड करके आधारित है कि आपसे क्या पूछे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो बेटा होते हैं इसको हमेशा आपको क्या करना कि गद्य को आप सामान्य अर्थों में, जनरल मीनिंग में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी आगे चर्चा करूंगा। पोएट्री में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलना है, और इस क्वेश्चन को भी आप जनरल वे, नॉट स्पेसिफिक मैथ, स्पेसिफिक यूज नहीं करेंगे आप, विशिष्ट नहीं, सामान्य अर्थों में ही प्रयोग करेंगे। तो फाइनली ये जो होते हैं आपके 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो पैराग्राफ से आते हैं, और जो 15 क्वेश्चन मैंने कहा कि इसमें पेडागोजी के होते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, सपोज दैट यू हैव चूज हिंदी एज अ लैंग्वेज फर्स्ट, देन इट विल आस्क फ्रॉम यू दैट हाउ कैन वी टीच हिंदी, यानी कि आपसे ये पूछता है पेडागोजी में कि हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच, क्या हाउ टू टीच हिंदी। आपसे क्या पूछेगा इस पेडागोजी वाले में कि हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए, आपसे ये पूछेगा। और जब आप ये समझ जाएंगे कि हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये तो L1 की बात है। जब हम L2 की बात करते हैं यानी कि लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो लैंग्वेज 2 में भी 2 टाइप्स होते हैं। क्या? एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और दूसरे आपके पेडागोजी बेस्ड। तो पैराग्राफ फिर वैसे होते हैं कि पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन प्रोज के होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके पोएट्री के होते हैं, क्योंकि ये प्रोज पोएट्री के गद्य खंड पद्य खंड आपको दिए जाते हैं।
ठीक है, इस पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और जो पेडागॉजी वाला हिस्सा है इसमें भी हाउ टू टीच लैंग्वेज सेकेंड, यानी कि भाषा द्वितीय जो भी आपकी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, वो आपको बताएगा कि हम उस लैंग्वेज द्वितीय को पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, मैथ वाले सेक्शन को देखिए। यहां जो सीटेट में आपका मैथ होता है बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है फ्रॉम यूपी टेट। यूपी टेट से बिल्कुल भिन्न तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे मैथ के 30 क्वेश्चन, इसमें ये समझिए कि आपके 15 क्वेश्चन बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और 15 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं? ये आपके पेडागॉजी बेस्ड होते हैं। यानी कि मैथ के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी 15 क्वेश्चन बेसिक और 15 आपके पेडागॉजी। जो बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत इजी कैलकुलेशन आती है। क्या आती है? बहुत इजी कैलकुलेशन आती है आपकी। किसमें? सीटेट में बहुत ही निम्न स्तर की गणितीय संक्रियाएं आती हैं और कभी कभी तो केवल 7-8 क्वेश्चन ही कैलकुलेशन से। जैसे मैंने कई बार देखा है, आपसे पूछ लेता है कि 11,1111 को कैसे आप लिखेंगे बताइए। बहुत सिंपल टाइप की कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। बाकी जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें यह बताता हाउ टू टीच, हम बालकों को गणित कैसे सिखाएं, यह पूछता है। सपोज दैट आपसे पूछ ले कि यदि किसी बालक को आप गुणा की संक्रिया सिखाना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां भी आप समझ चुके होंगे कि मैथ में 15 क्वेश्चन बेसिक से आते हैं जिसमें इजी कैलकुलेशन आती है और 7-8 कैलकुलेशन होती है, बाकी ऐसे आसान प्रकार के। और मैथ में ही जो दूसरा हिस्सा होता है पेडागॉजी का, यहां से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन दे नेवर टीच यू दैट हाउ वी कैन टीच पेडागॉजी, and either we can say that never they told us that how can we teach method, how can we teach mathematics in primary classes। वो आपको कभी ये नहीं बताते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित कैसे बता। बहुत सारे संस्थान आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि हमें ये समझना होगा कि पेडागॉजी वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है मैथ में। बहुत ज्यादा आपको इसका प्रेशर नहीं लेना, मैथ का सीटेट में बहुत आसान होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसा स्टूडेंट, मुझे लगता है कि जितने सब्जेक्ट्स अभी तक मैंने पढ़ा होगा उसमें मैथ सबसे ज्यादा वीक है मेरा। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोगों को बताता हूं, अपनी कमियों को व्यक्ति को काम करना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने सीटेट दिया तो आप देखेंगे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 30 में से 27 क्वेश्चन मेरे सही हो गए मैथ के। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है। हमारे मैथ वाले सर निरंतर आप लोगों के साथ प्रयास करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर हम बात करें 5वें सेक्शन की, यानी कि ईबीएस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब ईबीएस की बात की जाएगी तो इस ईबीएस में आप ये देखेंगे कि 30 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। क्या होते हैं? आपके ईबीएस से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें समझिए कि 15 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके पेडागॉजी होते हैं। तो पेडागॉजी तो हमें ये बताती है कि ईबीएस को कैसे पढ़ाया जाए। हमको पेडागॉजी ये बताती है ना कि वास्तव में ईबीएस है क्या, ईबीएस की विषय वस्तु क्यों प्राथमिक कक्षाओं में सम्मिलित की गई है। ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें ईबीएस देता है। और जिस बेसिक की हम बात कर रहे हैं उस बेसिक में एनसीईआरटी बेस्ड जो किताबें हैं या एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों से तथ्य पूछे जाते हैं, बहुत इजी लेवल के। ठीक है, लेकिन जो डिफिकल्ट होता है वो पेडागॉजी वाला हिस्सा, क्योंकि ईबीएस के पेडागॉजी आपको जल्दी कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाला सीटेट था जिसको आप लोग समझ चुके होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम इसके बाद अब हम उच्च प्राथमिक वाले सीटेट की भी बात करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उच्च प्राथमिक की भी देना चाहते हैं। अक्सर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हमें अपर प्राइमरी का करना है। तो मैं उसके लिए बता दूं कि यदि हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं बेटा, अपर प्राइमरी सीटेट की बात की जाए तो अपर प्राइमरी सीटेट में आप देखेंगे कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। हालांकि ये भी 150 क्वेश्चंस का ही होता है, बट आप देखेंगे कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है? एक आपका साइंस होता है और दूसरा आपका आर्ट होता है। तो ये आर्ट वाला क्या है बेटा? देखो, यदि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया था या आपने बीकॉम किया था, समझिए,
यदि आपने अपने ग्रेजुएशन में बीए या बीकॉम किया था तो ये फिर डाइवर्ट होकर के जब आप सीटेट देंगे तो आपको 8 साइज का देना होगा, और उस 8 साइज में आपसे पूछे क्या जाते हैं बेटा, जनरल स्टडीज पूछी जाती है, यानी कि जीएस आपसे आता है। 8 साइज में क्या आएगा, जीएस आएगा। यदि आपने ये जो साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यदि आपने बीएससी किया है, यदि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है तो सीटेट आपका किस बेस पे होगा, साइंस पे होगा। फॉर्म फिल करते समय आपसे ऑप्शन पूछा गया होगा कि आप आर्ट से हैं या साइंस से हैं, तो बेस ये होता है कि हम कब साइंस से स्वयं को कहते हैं, कब आर्ट से कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है वो आर्ट साइंस से है, इसका मतलब कि उसने कला वर्ग को चुना है और वो उच्च प्राथमिक का पेपर दे रहा है। तो बेटा यहाँ देखिए कि पहला जो पार्ट होगा वो सीडीपी का होगा। किसका होगा, सीडीपी का होगा। 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। दूसरा जो होगा उसमें L1 होगा, लैंग्वेज फर्स्ट होगा। तीसरा जो होगा वो आपका L2 होगा, यानी कि लैंग्वेज सेकंड होगा। अब देखिए इन तीनों को मिलाकर कितने क्वेश्चंस हो गए आपके, 90 क्वेश्चंस हो गए। कितने हो गए, 90 क्वेश्चंस हो गए। और L1 L2 यानी कि भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय में बिल्कुल ठीक वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने अभी प्राइमरी में आपको बताया है। अब बात आती है इसका यूटिलाइज करेंगे तो पार्ट 4 जो होता है ना वो सामान्य अध्ययन का होता है। किसका, पार्ट 4 आपका सामान्य अध्ययन का होता है। और ध्यान दीजिए इस सामान्य अध्ययन से 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, यानी कि सीडीपी L1 L2 मिलाकर 90 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से कुल मिलाकर के आपके 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब ये जो सामान्य अध्ययन होता है ये 2 हिस्सों में बटा होता है। क्या 2 हिस्से, इसमें आप देखेंगे 30 क्वेश्चन जो हैं, 30 क्वेश्चन वो आपके बेसिक होंगे। बेसिक कह लें या हम कह लें कि फैक्ट पर आधारित होंगे, बेसिक होंगे या फैक्ट पर आधारित होंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन हैं आपके, वो 30 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी बेस्ड होंगे। यहां भी आपको पेडागॉजी मिलेगी। अब जो बेसिक 30 क्वेश्चन की बात करें, जो फैक्ट हम बता रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए कि फैक्ट में होगा क्या। वो फैक्ट जो पूछे जाएंगे बेटा आपसे, उसमें आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा। उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा। उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, उसमें आपसे सिविक्स पूछा जाएगा। उसमें आप इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। ये 4 सेक्शन, और कभी कभी आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन एक आध टकरा जाते हैं। लेकिन ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा उसका बेस क्या होगा, 6 to 8 NCERT बुक्स, यानी कि 6, 7, 8 में एनसीईआरटी ने जो किताबें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की बताई हैं उन्हीं किताबों से आधारित तथ्य आपसे सीटेट के अपर प्राइमरी में 8 साइज वाले में पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, पेडागॉजी होंगे। पेडागॉजी का मतलब वही कि हम हिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे, भूगोल कैसे पढ़ाएंगे, सिविक्स कैसे पढ़ाएंगे और इको कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें। तो ये आपके 8 साइज से हो गए। दूसरी तरफ जब हम साइंस में आते हैं तो आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन हमको सीडीपी के मिलेंगे, L1 के हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे, L2 के हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 क्वेश्चन हो गए। अब आती है बात साइंस की। तो देखिए जो हमारा अगला सेक्शन होगा साइंस, यहां से 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। और वो 60 क्वेश्चन 2 भागों में बटे होंगे। कितने भागों में, 2 भागों में बटे होंगे। कौन कौन से, एक तो आपको मैथ्स देना होगा, समझिए, और दूसरा आपको साइंस। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था। डजंट मैटर कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा या आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है। यहां समझिए कि जब 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे तो मैंने कहा कि मैथ्स और साइंस का होगा, तो उसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और साइंस के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर ये समझिए कि जो मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं उसमें आप देखेंगे कि 2 हिस्से दिखाई पड़ेंगे। एक क्या, आपके 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। 15 क्वेश्चन कैसे होंगे, जो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। और 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेडागॉजी बेस्ड होंगे। यानी कि 15 क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन पूछी जाएगी, और ये कैलकुलेशन जो कि हायर लेवल की होगी। हायर लेवल का मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह ग्रेजुएशन लेवल तक की कैलकुलेशन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, फिर दूसरा देखिए, और ये 15 क्वेश्चन पेडागॉजी है कि हाउ हम कैसे जो है मैथ को पढ़ाएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। साइंस की बात करेंगे तो यहाँ भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन आपके फैक्ट पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी होते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो भी आपके बीएससी लेवल के पूछे जा सकते हैं। साइंस जो पूछी जाएगी कहाँ से, बीएससी लेवल की। और पेडागॉजी जो हो सकता है और यह जो होता है वो आपको ये बताता है कि हम साइंस को कैसे पढ़ाएं।
ठीक बेटा, इतनी सारी चीज़ों को अब आप समझ चुके होंगे कि वास्तव में सीटेट है क्या और कैसे हम सीटेट के एग्जाम को बेहतर ढंग से दे सकते हैं। यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं हुई होगी किसी को। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब उसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम कर लें कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं सीटेट के एग्जाम को देते समय। बाकी फिर हम अभी एक और वीडियो आज आपको देंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे और जिसके लिए आप लोगों ने पेड पैसा आपने दिया है उसकी भी चर्चा करेंगे। मैं कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ या कुछ चर्चा करेंगे। वैसे कभी भी आपको शॉर्टकट पे नहीं चलना है, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पे चलना है। यदि आप लॉन्ग टर्म पे चलते हैं, बेहतर तैयारी करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा आपको सकारात्मक मिलेगा। फिर भी आप ये नोटिस कीजिए, जब हम सीटेट के एग्जाम दे रहे हों, सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये नोट करना है ना कि वो क्या होना चाहिए, CCE होना चाहिए। CCE का मतलब क्या बेटा, चाइल्ड सेंटर्ड, और ई का मतलब एजुकेशन। यानी कि जो आपकी शिक्षा होगी वो कैसे होगी, बाल केंद्रित शिक्षा आपकी होगी। सबसे पहले तो आपको ये फोकस करना है। इसका मतलब कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा हमेशा उसमें आप यही बताएंगे कि हम जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपको फोकस करना है। दूसरा आपको ये फोकस करना है कि बालकों को कभी आप निगेटिव वे में नहीं लेंगे। क्या करेंगे कि बालक को कभी आप निगेटिव वे में नहीं लेंगे, यानी कि बालक में कोई दोष आप निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। हमेशा आप क्या होंगे, एक टीचर के स्टूडेंट के लिए आप सुविधा प्रदाता होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप क्या होंगे, स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव में आप सुविधा प्रदाता होंगे उसके, ना कि आप उसके टीचर होंगे या कुछ और होंगे। आप उसको क्या देंगे, सुविधा देंगे। इसके साथ साथ सीटेट के लिए और चीजें क्या है, आपको NCF 2005 बहुत बेहतर तैयार होना चाहिए। NCF 2005 आपको क्या आना चाहिए, RT 2009 आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, RT 2009 आपको पता होना चाहिए। NCF 2005 की जहाँ तक बात की जाए तो ये आपके EVS में काम आएगा, ये आपके हिंदी में काम आएगा, ये आपके मैथ्स में काम आएगा, ये आपके L2 जो भी होगी उसमें भी काम आएगा। और इसके साथ साथ CDP में तो खैर मैं निरंतर आपसे चर्चा ही करूँगा इसकी। यानी कि जो बेस है, जो बैकबोन है, चाहे हम आधार कह ले चाहे बैकबोन कह ले, वो क्या है, NCF 2005। क्योंकि NCF 2005 हमें बहुत सारे मायनों में ये बताता है कि वास्तव में हमें स्टूडेंट के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये आप समझिए कि NCF 2005 होना चाहिए, RT 2009 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी आप ये मत समझिए कि ये फैक्ट याद करके आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेवर, यू कांट क्वालिफाई। कभी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते सीटेट अगर आपने फैक्ट को रटा है। आपको क्या करना होगा, आपको अपने अंदर तर्क शक्ति को विकसित करना होगा। क्या करना होगा, तर्क शक्ति को। आपको क्या करना होगा, आप में अंतर करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अंतर करना आना चाहिए। आपको आंकड़ों में वर्गीकरण करना आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, इसके साथ साथ आपके अंदर व्याख्या आनी चाहिए। और ये सब जो कुछ भी आप में होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी कि सार्वभौमिक होना चाहिए आप में ये सारी चीजें। यानी कि जो तर्क आप विकसित कीजिए, जो व्याख्या आप कीजिए, जो आप अंतर बताइए, वो किस आधार पे, केवल अपने आप को केंद्र में, वो सार्वभौमिक होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके दृष्टिकोण में इसका सही उत्तर क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आपका दृष्टिकोण नहीं पूछता है, वो दृष्टिकोण ऐसा आप में अपेक्षा करता है जो सभी के लिए हो। ठीक है, तो ये छोटी कुछ बिंदुओं पे हमने चर्चा किया है आज, जो सीटेट के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है। आने वाले समय में हम निरंतर बीच बीच में आपके लिए ऐसे प्रयास करते रहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन ये चीजें तर्क, अंतर, वर्गीकरण, व्याख्या और कल्पना आपके पास होना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। आप कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट, यानी कि आप में क्या होना चाहिए, चिंतन जो होगा ना आपका, जब सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चिंतन करेंगे तो वह अपसारी चिंतन होगा। कैसा होगा, अपसारी चिंतन होगा। यदि आप अभिसारी चिंतन की सहायता सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो यह नहीं पॉसिबल है। हालांकि आपके अंदर ऐसी चीजों को डेवलप करेंगे, ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऐसे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे ये सारी चीजें आपके अंदर समाहित हो जाएंगी, बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, आपने जो विश्वास दिखाया है वो कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा। हमेशा प्रयास यही होगा कि आपको बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं जिससे आप जो है सीटेट को आसानी से क्रैक कर सकें। नोट कर लीजिएगा, कहीं आपको क्रैक करना है सीटेट को, और वो आप करेंगे निश्चित रूप से। आपको इतने सारे जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो सब पॉइंट्स को समावेश करके आपको एक विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये पहला वीडियो आपके लिए
यूजफुल होगा, हमेशा आप इसको याद रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस वीडियो को आप किसी भी दशा में किसी अन्य स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने सॉफ्टवेयर के साथ ऐसी सेटिंग की है कि यदि आप इस लिंक को किसी और के साथ फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी सूचना हमें मिल जाएगी और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपको पेड वीडियोस मिलने बंद हो जाएंगे। बाद में भी आप कोई क्लेम करेंगे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आप जो नियम शर्त हम बता रहे हैं उसका आप उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई जानकारी चाहिए, कोई भी प्रकार की, तो आप हमारे संस्थान के नंबर से भी पहले जुड़े हैं, ऐसे भी बता 74 588 और 24 123 पर आप अपनी शिकायत, आप अपने सुझाव, आप अपनी मांगे, हर चीज आप आपसे साझा कर सकते हैं एजुकेशन से जुड़े हुए। ठीक है, सबका स्वागत है। यदि आपको कोई समस्या नजर आती है तो वो भी बताएं, आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बताएं, आपकी कोई विशेष आवश्यकता तो वह भी आप बताएं। प्रयास ये करेंगे कि आपके बेहतर भविष्य में हम भी कारगर साबित हों।